बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। AIOU के कोड 6401 का गेस पेपर आपके लिए तैयार किया है, जिसके टोटल 19 क्वेश्चंस हैं। अगर आप अच्छी तरह से इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आसानी से एग्ज़ाम में 100% मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टोटल 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं और यहाँ आपको 19 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं इन सॉल्व क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन 4x² + 8x + 3 = 0 by using factorization method, completing square method and quadratic formula। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी किसी भी क्वेश्चन के साथ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ आ सकती है। तो मैंने इसी एक ही इक्वेशन को तीनों मेथड के साथ सॉल्व किया है। तो शुरू करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 4x² + 8x + 3 = 0। सबसे पहले ये जो एरो लगा हुआ है 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 12 पर ऐसा कौन सा टेबल लेके जाएं कि जिसे प्लस करें तो 8 आ जाए। तो हमने किया है 2 6 ज़ा 12, क्योंकि 2 और 6 को प्लस करें तो 8 आता है। तो हमारे 8x के दो फैक्टर बन जाएंगे, 2x और 6x। तो हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी 4x² + 2x + 6x + 3 = 0। 2x कॉमन, तो हमारे पास 2x से कट जाएगा तो 2x प्लस, और यहाँ 2x से कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, प्लस 6x + 3 में 3 का टेबल कॉमन आ रहा है तो 3 2 ज़ा 6, 2x बच जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 आ जाएगा = 0। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, एक 2x + 1 और एक 2x + 3। इनको फर्दर =0 करेंगे। सबसे पहले 2x + 1 = 0, प्लस 1 = के उस साइड पर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 2x = -1 और 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो = के उस तरफ जाकर -1/2 हो जाएगा। ये हमारी x की एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 2x + 3 = 0, प्लस 3 = के उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2x = -3, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, x = -3/2। तो इसमें हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारी इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व हो गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। तो ये है 4x² + 8x + 3। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो a है वो 4 है, b 8 है, c 3 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है x = -b + √b² - 4ac / 2a। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। -b की जगह 8 आ जाएगा, प्लस माइनस b² की जगह 8² - 4a की जगह 4 और c की जगह 3 / 2 इंटू a की जगह 4। तो x = -8 + -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -4 4 ज़ा 16 इंटू 3 48 / 8। तो x = -8 + -64 में से 48 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। x = -8 + -16 जो है 16 का जब रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब ये प्लस माइनस में है तो एक दफ़ा +4 लेकर सॉल्व करेंगे और दूसरी दफ़ा -4 लेकर। तो पहले प्लस वाले को देखते हैं। x = -8 + 4 डिवाइडेड बाय 8। -8 में से 4 जाएगा तो -4 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो x = -1/2 एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह x = -8 - 4
-8 और -4 -12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। तो इसको 4 के टेबल से दोनों को क्रॉस करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। तो इसके भी आंसर वही आए जो कि फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आए थे। अब हम देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपके एक्स स्क्वायर का अगर 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए उसी के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 4 कोफिशिएंट है तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 करेंगे। तो हमारे पास बच जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। दूसरे स्टेप में ये जो 3/4 कांस्टेंट है ये इक्वल टू के उस साइड पे ले जाना होता है, ये प्लस का है उस साइड पर जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये किस तरह आता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है जैसे कि रफ वर्क में किया गया है। तो x का कोफिशिएंट 2 है, इसे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। उसी 1 का स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पर ऐड करना होता है तीसरे स्टेप में। तो हम 1 का स्क्वायर इस साइड पर भी ऐड करेंगे और इक्वल टू के उस साइड पर भी। तो ये जो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले में हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 4 से क्रॉस हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, 4 माइनस 3 ये आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। इसके बाद स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस हो जाएगा। 1 का रूट भी 1 है, स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 4 का आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो ये प्लस माइनस में है तो एक दफ़ा प्लस में लेके सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो प्लस में लेके सॉल्व करें तो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1/2, x इक्वल टू प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/1, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 से क्रॉस हो जाएगा तो 1 माइनस 2 1 से क्रॉस नहीं होगा, 2 1 ज़ा 2, -2 में से 1 निकालेंगे तो -1/2 हमारा एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू -1/2 है, प्लस 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, उसी तरह एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर वैल्यू -1 -2 आ जाएगी जो कि हो जाएगी -3/2। तो हमारे तीनों स्टेप के ज़रिए हमारा आंसर जो है x का बिल्कुल सेम आया है। इट मीन्स हमारा मेथड बिल्कुल ठीक है। आप भी इसी तरह इस मेथड को तैयार करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 2 है डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक ए का सेट है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं और बी का सेट है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स हैं, देन प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में दो लॉज हैं, एक है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम पहले लॉ को प्रूव करते हैं जो कि है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो टेकिंग LHS, पहले हम LHS लेंगे जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी मालूम करना होगा जो कि बहुत आसान है। ए की वैल्यू लिख देंगे, ए का सेट लिख देंगे, यूनियन बी का सेट लिख देंगे। जब इनका यूनियन निकालेंगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, यूनियन बन जाएगा इनका 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद ए यूनियन बी का जब होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इक्वल टू, हमारे पास जो है ए यूनियन बी जो यूनियन सेट जो है यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक है और ए यूनियन बी भी 1 से 10 तक है। तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, पूरा सेट क्रॉस हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक।
तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट भी बाकी नहीं बचा। नाउ टेकिंग RHS, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 से 10 तक यूनिवर्सल सेट माइनस ए का सेट है 1 3 5 7 9। तो इसमें से तमाम ऑड नंबर्स क्रॉस हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, और उसमें सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे 2 4 6 8 10। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है 1 से 10 तक माइनस बी का सेट है इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से तमाम इवन नंबर क्रॉस हो जाएंगे और सिर्फ ऑड नंबर बच जाएंगे 1 3 5 7 9। तो अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा इंटरसेक्शन में, क्योंकि कॉमन लिया जाता है तो हमारा ये सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो चूंकि हमारा LHS भी एम्प्टी सेट आया था और RHS भी एम्प्टी सेट आया है, तो LHS इक्वल टू RHS, दैट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड। नाउ सेकेंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही टेकिंग LHS, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का सेट है हमारा 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी का सेट है 2 4 6 8 10। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हम जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से 10 तक और ए इंटरसेक्शन बी है खाली सेट, तो इसमें से कोई भी चीज़ माइनस नहीं होगी, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट 1 से 10 तक ही रहेगा। उसके बाद टेकिंग RHS क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पिछले लॉ में ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं, इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की। हमारा ए कॉम्प्लीमेंट था इवन नंबर्स थे 2 4 6 8 10 और बी कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर्स थे 1 3 5 7 9। जब इनका यूनियन करेंगे तो ये सब 1 से लेकर 10 तक यूनाइटेड हो जाएंगे। तो हमारा आप देख लें LHS 1 से 10 तक आया और RHS भी 1 से 10 तक आया, तो हमारा LHS हो गया इक्वल टू RHS, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 है मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें मैट्रिसेस की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज़ की गई है। इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 7 2 5 4, बी मैट्रिक्स 2 4 3 6 एंड सी मैट्रिक्स 7 1 9 5, देन प्रूव दैट ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो इसमें भी इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ वाले दो वैल्यूज़ हैं। पहले हम LHS ले लेंगे, दैट इज़ ए इंटू बी माइनस सी। तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू मालूम कर लेते हैं, बी माइनस सी इक्वल टू बी का मैट्रिक्स माइनस सी का मैट्रिक्स। तो बी माइनस सी इक्वल टू हर एक एलिमेंट अपनी प्लेस वैल्यू के साथ माइनस होगा। 2 माइनस 7, 4 माइनस 1, 3 माइनस 9, 6 माइनस 5। तो -7 में से 5 गया -7 में से 2 गया -5, 4 में से 1 गया 3, -9 में से 3 गया -6 और 6 में से 5 गया 1। बी माइनस सी आ गया। उसके बाद ए इंटू बी माइनस सी मालूम करने के लिए हम ए को बी माइनस सी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए का मैट्रिक्स इंटू बी माइनस सी का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो इनका मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है, रो 1 को पहले कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी रो 1 में है 7
उसके कॉलम 1 जो है -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और रो 1 का दूसरा एलिमेंट 2 जो है कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह रो 1 का पहला एलिमेंट कॉलम 2 के पहले एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 3, और रो 1 का दूसरा एलिमेंट 2 जो है कॉलम 2 के दूसरे एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद रो 2 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -5 प्लस 4 इंटू -6, और उसके बाद दूसरे कॉलम के साथ 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस इंटू -5 -35 प्लस माइनस 2 6 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 1 ज़ा 2, 5 इंटू -5 -25 प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा A इंटू बी माइनस सी, जो कि हमारा LHS है, वो आ जाएगा -47, 23, -49 और 19। अब हम RHS लेंगे जो कि है AB इंटू AB माइनस AC। तो पहले A और B का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, वैसे ही AB का मैट्रिक्स लिख के 7 इंटू 2, 2 इंटू 3, 7 इंटू 4, 6, 2 इंटू 6। इसके बाद दूसरी रो 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 और 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 3 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 6 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 3 12, 5 4 20 प्लस 4 6 24। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 28, 28 प्लस 12 40, 10 प्लस 12 22 और 20 प्लस 24 44। ये हमारा ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब ए सी मालूम करेंगे। इसी तरह 7 इंटू 7, 2 इंटू 9, 7 इंटू 1, 2 इंटू 5, 5 इंटू 7, 4 इंटू 9, 5 1 4 5। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 18, 7 प्लस 10, 35 प्लस 36 एंड 5 प्लस 20, 67, 17, 71 और 25। ये हमारा आ जाएगा AC। अब हम मालूम करेंगे AB माइनस AC। तो AB का मैट्रिक्स है हमारा 20, 40, 22, 44 माइनस AC का मैट्रिक्स है 67, 17, 71 और 25। तो AB माइनस AC करेंगे तो 20 माइनस 67 हो जाएगा, 40 माइनस 17 हो जाएगा, 22 माइनस 71 और 44 माइनस 25। तो -67 में से 20 निकालेंगे तो -47, 40 में से 17 जाएगा तो 23, -71 में से 22 जाएगा तो -49 और 44 में से 25 माइनस होगा तो 19। तो हमारा LHS की भी यही वैल्यू थी और RHS की भी यही वैल्यू थी। तो LHS इक्वल टू RHS, A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू AB माइनस AC। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू AB प्लस EC। इस AC इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। ये भी सेम इसी तरीके से होगी। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि प्लस करेंगे और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने माइनस किया था। क्वेश्चन 4 क्रैमर रूल के बारे में है, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है और उसे क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना होता है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। 6x माइनस 3y इक्वल टू 2, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। साइड में आपको क्रैमर रूल का फार्मूला भी दिया गया है कि अगर x की वैल्यू मालूम करना हो तो x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाई a, और y की वैल्यू मालूम करनी हो तो वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि क्रैमर रूल में हमने ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट है 6, दूसरा कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है -3 और दूसरा कोफिशिएंट है -1। उसके बाद x और y आ जाएंगे इक्वल टू 2 और 5, ये हैं mn। ये mn किस लिए दिए हुए होते हैं ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो a का मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 6, 5, -3, -1। डिटर्मिनेंट मालूम करने का फार्मूला है
ए डी माइनस बी सी। ए बी सी डी मैंने मेंशन किए हुए हैं सर्कल में। ए को डी से मल्टीप्लाई करें, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करें। तो ए है 6 और डी है -1। ये हो जाएगा 6 इंटू -1 -6, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मालूम करना है, तो ये जो एक्स के कोफिशेंट हैं 6 और 5, इनको रिप्लेस करके एम और एन के कोफिशेंट लगा देंगे 2 और 5। 6 और 5 की जगह 2 और 5 आ जाएंगे। इस तरह हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को मालूम करेंगे। उसी तरह ए डी माइनस बी सी, 2 इंटू -1 माइनस इंटू -3 इंटू 5, 2 1 ज़ा 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15। 15 में से 2 निकालेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आ जाएगा 13। उसके बाद मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। इसमें हम एक्स के कोफिशिएंट को कुछ नहीं कहेंगे, वाई के जो कोफिशिएंट हैं -3 और -1, उनको रिप्लेस करके एम और एन जो कि हमारा 2 और 5 है वो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल टू 6 2 5 5। तो ए और डी को मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30, माइनस बी और सी को मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10। तो 30 माइनस 10, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारा आ गया 20। नाउ एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारा था 13 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 9। तो एक्स की वैल्यू आ गई 13 डिवाइड बाई 9। उसके बाद वाई की वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारा है 20 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 9। तो हमारे x और y की दो वैल्यूज़ आ गई। x आ गया 13/9 और y आ गया 20/9। इसी तरह अगर यही क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने को आ जाए तो इन्वर्जन मेथड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें फार्मूला यूज़ करेंगे x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, यानी कि आपने ए के मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स मालूम करना होगा, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। क्वेश्चन 5 है, 5 buffaloes give 250 liters of milk in a week. How many liters will 21 buffaloes give in 4 weeks? कि 5 buffaloes जो हैं 250 लीटर एक हफ्ते में देती हैं, तो 21 buffaloes जो हैं 4 हफ्तों में कितना दूध देंगी। तो हम इसको यूनिटरी मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड में जब हमें एक से ज़्यादा की वैल्यू दी हुई होती है तो हम उससे डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल के बाद में उसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह हमें 5 बफेलोज़ का 250 लीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 5 बफेलोज़ इक्वल टू 250 लीटर्स। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 250 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बफेलो इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 5। तो 250 से 5 को डिवाइड करें तो 1 बफेलो इक्वल टू 50 लीटर्स पर वीक या 1 वीक। तो एक वीक का हमारे पास 50 लीटर आ गया। तो अब हम आसानी से 21 बफेलोज़ का मालूम कर सकते हैं कि 21 बफेलोज़ कितना लीटर दूध देंगी। तो 21 बफेलोज़ इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 15। तो 21 बफेलोज़ इक्वल टू 1050 इन अ वीक। तो हमारे पास ये जो 1050 लीटर निकला है, ये एक वीक का निकला है, जबकि हमें 4 वीक्स का मालूम करना है। तो हम आसानी से लिखेंगे कि 21 बफेलोज़ विल गिव मिल्क इन 4 वीक्स 1050 इक्वल टू 4। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4200 लीटर्स मिल्क विल गिव 21 बफेलोज़ इन 4 वीक्स। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, अम्ब्रीन हैज़ 180 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अम्ब्रीन के पास 180 ग्राम सोना है। व्हाट शुड शी गिव एज ज़कात? उसे ज़कात में कितना देना चाहिए इफ़ द रेट ऑफ 1 ग्राम गोल्ड इज़ ₹6000, जबकि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 6000 रुपये हो। वेरियस रेट ऑफ ज़कात इज़ ₹2.5%। तो यहाँ ऑलरेडी 2.5% रेट ज़कात का दिया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में आपको ना भी दिया गया हो एग्ज़ाम में, तो 2.5% ही ज़कात का एग्जैक्ट रेट है। आपने इसी को हमेशा यूज़ करना है। और किस तरह यूज़ करना है इसका आपको आगे मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप
किसी भी परसेंटेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 6000। तो चूँकि 180 ग्राम है तो इस 6000 को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 ग्राम गोल्ड की प्राइस निकल आएगी। 180 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 180 इंटू 6000, ये हो जाएगा 10,80,000 रुपीज़। उसके बाद ज़कात के रेट पर आ जाते हैं जो कि है 2.5%। तो चूँकि 2.5% हैं, आप पॉइंट को क्रॉस कर दें तो उसके बाद नीचे आप 10 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 25/10। यहाँ पॉइंट ख़त्म हो गया। अब परसेंटेज के साथ क्या करना है, परसेंटेज का मतलब है पर 100, यानी कि आपने इसको 100 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1/100। तो 25 1 ज़ा 25 हो जाएगा और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1000 हो जाएगा। तो आप इसको 25/1000 के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 0.025 के तौर पर भी ज़कात के रेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ज़कात पेड बाय अमरीन, फार्मूला है रेट ऑफ ज़कात इनटू टोटल अमाउंट। तो रेट ऑफ ज़कात है 0.025 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट है 10,80,000। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ₹27,000। तो 27,000 रुपीज़ जो कि अमरीन ने ज़कात के तौर पर देने होंगे 180 ग्राम गोल्ड के ऊपर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि टैक्स के बारे में है। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ ₹4,50,000। कैलकुलेट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4.5%। कि एक शख्स की जो इनकम है वो है 4,50,000। आपने इनकम टैक्स बताना है। इनकम टैक्स उस पर लगेगा 4.5%। तो 4.5% 4,50,000 का कितना होगा। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम इक्वल टू 4,50,000 रुपीज़। रेट ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4.5% है। इसको भी वैसे ही हम ज़कात वाली परसेंटेज की तरह सॉल्व करेंगे। 4.5 का पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 10 लगाएंगे, ये हो जाएगा 45/10। परसेंटेज के लिए 1/100 यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 45/1000 और उसके बाद डिवाइड करें तो 0.045। तो इनकम टैक्स बराबर है जिस तरह ज़कात का होता है रेट इनटू टोटल टैक्सेबल इनकम। तो रेट है 0.045 और टोटल टैक्सेबल इनकम है 4,50,000। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टैक्स आ जाएगा 20,250। तो उस शख्स ने 4,50,000 पर 20,250 इनकम टैक्स अदा करना है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ ₹6,75,000। एक शख्स की सालाना आमदनी जो है 6,50,000 है। द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ हिज इनकम इज़ ₹1,80,000। उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं 1,80,000। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 7.5%। उसकी इनकम पर आपने रेट 7.5% के तहत मालूम करना है। एंड ₹12,000 हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एट सम सोर्स एज इनकम टैक्स, सेम सोर्स एज इनकम टैक्स। और 12,000 जो है इनकम टैक्स की मद में ऑलरेडी उसके डिडक्ट हो चुके हैं, कट चुके हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल इनकम जो कि है 6,75,000। उसके बाद जो एग्जेम्प्ट हो गए हैं उनको भी निकालेंगे क्योंकि 6,75,000 पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो एग्जेम्प्ट हो गए हैं उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो एग्जेम्प्टेड निकालेंगे 1,80,000 तो टोटल टैक्सेबल इनकम बच जाएगी 4,95,000 यानी कि 4,95,000। तो रेट है इनकम टैक्स का 7.5%, ये हो जाएगा 75/10 और इंटू 1/100 ये 75/1000 हो जाएगा। इसको 0.075 भी लिख सकते हैं। तो इनकम टैक्स इक्वल टू वैसे ही रेट इंटू टोटल टैक्सेबल इनकम। रेट है 0.075 इंटू टोटल टैक्सेबल इनकम है 4,95,000। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 37,125। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आप देखें कि 12,000 ऑलरेडी उसके
इस सोर्स में डिडक्ट हो चुके हैं, तो इसमें से हम 12,000 डिडक्ट करेंगे। तो लिखेंगे ऑलरेडी डिडक्टेड 37,125 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा ₹25,125। तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 12,000 डिडक्ट कराने के बाद? ₹25,125। क्वेश्चन 9 है, ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ड्राइव करना है। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हमारा ए होगा साइन थीटा, बी कॉस थीटा और सी हमने मालूम करना होगा पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर है ए और बेस है बी और हाइपोटेन्यूज है सी, तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारा ये फार्मूला है। आप इसको साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पर रखें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखें और साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर थीटा से इक्वेशन को डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। इसे भी अगर हम 1 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम इसी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करें तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 उधर जाएगा तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए ड्राइव की हैं। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन 10 पर, जिसमें हमने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन है कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो टेकिंग LHS दैट इज़ आवर कोटेंजेंट थीटा प्लस 1, तो कोटेंजेंट थीटा बराबर है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा, तो कोटेंजेंट थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1, जो कि हमारा LCM आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। साइन थीटा से क्रॉस हो जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा 1 से क्रॉस नहीं होगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू हमारा, हम यहाँ पर जो साइन थीटा है LCM उसको अलहदा कर लेते हैं 1 ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अलहदा कर लेते हैं। तो आपको मालूम है सिंस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, तो हमारा आ जाएगा कोसेकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि हमारा RHS है और प्रूव हो गया। इसके बाद पार्ट 2 है सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो टेकिंग LHS दैट इज आवर सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स, तो सीकेंट एक्स बराबर है 1 ओवर कॉस एक्स के माइनस कॉस एक्स हम LCM ले लेंगे, कॉस एक्स से क्रॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आपको मालूम है जैसे आइडेंटिटीज़ में हमने निकाला था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स के हम दो पार्ट्स कर देंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक साइन एक्स अलहदा कर लेंगे और एक साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स लिख लेंगे। साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स बराबर है टेंजेंट एक्स के, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, जो कि RHS के बराबर है। उसके बाद हमारा
क्वेश्चन 11 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 6/7 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। आपको मालूम है साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो हम राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की जगह 6 लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह 7। जबकि बेस हमें मालूम नहीं है, वो हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा होता है सी, परपेंडिकुलर है ए प्लस बी है बेस। तो सी हमारा जो है 7 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए है 6, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी हमने मालूम करना है। तो 7 स्क्वायर हो गया 49, 6 स्क्वायर हो गया 36 प्लस बी स्क्वायर। तो 36 49 की तरफ जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 36। अब बी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर। तो बी का स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस हो जाएगा, जबकि 13 रूट में ही रहेगा। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी √13। तो अब हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करते हैं। साइन थीटा हमें मालूम है बराबर है 6/7 के, और कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का इन्वर्स होता है, उलट होता है। तो ये हो जाएगा 7/6। इसी तरह कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी आ गई √13 और हाइपोटेन्यूज है 7, और सीकेंट थीटा जो है कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, तो ये उसका उलट हो जाएगा 7/√13। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। परपेंडिकुलर है 6 और बेस है √13। तो उसके बाद कोटेंजेंट थीटा जो टेंजेंट थीटा के इन्वर्स होता है, तो √13 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे। तो हमारी ये 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमने निकाल ली हैं क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 12 है, लेट -3 4 बी अ पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड द साइन कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हमने साइन कोसाइन और टेंजेंट मालूम करने हैं। तो ऑलरेडी इसको भी हम राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। हमारा हो जाएगा, लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल साइन इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ of the side opposite the angle to the hypotenuse, and hypotenuse can be found using Pythagoras theorem। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो होगा -4, a इक्वल टू -4, और हमारा जो बेस होगा वो इक्वल टू 3, और c हम हाइपोटेन्यूज जो है मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो पाइथागोरस थ्योरम इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है -4 स्क्वायर प्लस बी है 3 स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। जब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे सी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो सी का स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा, और 25 रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो c इक्वल टू 5 हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो जब हमें हाइपोटेन्यूज मालूम हो गया, तो हम साइन थीटा मालूम कर सकते हैं, जो कि है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि a/c के है। a है -4 और c हमने मालूम किया 5, तो साइन थीटा हो गया -4/5। कॉस थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। तो बेस है हमारी b 3 और हाइपोटेन्यूज है c इक्वल टू 5, तो कॉस थीटा हो गया इक्वल टू 3/5। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। तो परपेंडिकुलर है हमारा a जो -4 और बेस है 3। तो हमारे साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू हमें मालूम हो गई। तो क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 13 है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है जिसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं, और 24 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर है, और उसकी जो हाइट है 6 मीटर है, और एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें उसकी बेस या साइड मालूम करनी होगी, फिर हम उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। तो फॉर बेस या साइड, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, क्योंकि उसकी 3 साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं, इसीलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो पेरीमीटर आ जाता है। लेकिन पेरीमीटर गिवन है, साइड मालूम करनी है,
तो पैरामीटर की जगह 24 इक्वल टू 3 इंटू साइड, तो 3 जो है साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी साइड इक्वल टू 24/3, 3 8 ज़ा 24, तो हमारी साइड या बेस जो है वो आ गई 8। अब हम एरिया मालूम कर सकते हैं जो कि बराबर है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारी आ गई 8 और हाइट हमें गिवन है क्वेश्चन में 6, 6 8 ज़ा 48, ए इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2, 2 24 ज़ा 48, तो एरिया हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें पैरेललोग्राम गिवन है जिसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है और उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और एरिया मालूम करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, तो इसकी दूसरी साइड भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो इसकी स्मॉल साइड्स हैं वो 2 2 की ईच हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स लेंथ is equal, therefore length of opposite side will be 4 centimeter and two small sides height will be 2h each। तो जो दो स्मॉल साइड्स हैं उनकी 2h ईच की साइड हो जाएगी। तो P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पैरामीटर 12 सेंटीमीटर है, जिसके हम पार्ट्स करें तो लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर की दो हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल साइड है वो 2h प्लस 2h, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर प्लस 2h इक्वल टू 4h। तो हमारा क्योंकि हमने h मालूम करना है इसलिए 8 सेंटीमीटर को उस साइड पर ले जाएंगे तो वो 12 में से माइनस हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। h के साथ जो 4 है वो 4 सेंटीमीटर के नीचे लेके जाएंगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, तो h इक्वल टू हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम कर सकते हैं जिसका फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमने अभी मालूम की है 1 सेंटीमीटर, तो a इक्वल टू 4 इंटू 1, तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो पैरेललोग्राम है जिसकी पैरामीटर 12 सेंटीमीटर था उसका अब एरिया हमारे पास आ गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 15, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ पाइप इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ पाइप इफ़ इट्स लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर। हमारा जो पाइप है उसकी जो कर्व सरफेस है उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने उसका रेडियस मालूम करना है जबकि उसकी जो लेंथ है लंबाई है 20 सेंटीमीटर है। तो गिवन है हमारे पास एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ और हाइट वो है 20 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड है रेडियस r। तो वी नो दैट एरिया इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच, तो एरिया इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच की जगह हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और एरिया की जगह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 100 के नीचे आ जाएगा, 25 ज़ा 100, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से कटेगा तो 5 सेंटीमीटर बच जाएगा। उसके बाद चूंकि हमने r मालूम करना है तो 2 पाई को भी हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 2 इंटू 22 44/7, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है तो 7 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 7 35 डिवाइड बाई 44, जब इसको डिवाइड करेंगे तो r हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 16, ये है हमारा अ सेट ऑफ डेटा अनग्रुप डेटा। एक होता है ग्रुप डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप डेटा। तो ये जो अनग्रुप डेटा होता है इसमें हम नॉर्मल तरीके से मीन मीडियन मोड मालूम करते हैं, जबकि ग्रुप डेटा में इसके अलहदा फार्मूले होते हैं, वो आगे क्वेश्चन आएगा।
तो as a set of data, ungrouped data contains the values as 105, 80, 90, 75, 100, 105 and 110. Show that mode is greater than median and median is greater than mean. तो सबसे पहले मीन मालूम कर लेते हैं। आपको मालूम है मीन या एवरेज मालूम करना हो तो जितनी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उन सबको प्लस कर लेते हैं और उन वैल्यूज़ की जितनी तादाद होती है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखें हमने तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लिया है और उन वैल्यूज़ की तादाद है 7, तो उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो उन वैल्यूज़ को प्लस करने से हमारे पास आता है 665 डिवाइडेड बाई 7। तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो मीन हमारे पास आता है 95। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। सेकंड नंबर पे हम मालूम कर रहे हैं मीडियन। मीडियन दरमियान से निकला है कि जिसमें हम दरमियान की वैल्यू मालूम करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमेशा डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ठीक, अगर नहीं है तो पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम तरतीब देंगे। पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी वैल्यू। तो हमने डेटा को अरेंज कर लिया। हमारा डेटा आ गया 75, 80, 90, 100, 105, 105, 110। तो जब इसमें हम ऑड वैल्यूज़ होती हैं तो ऑड वैल्यूज़ का मीडियन निकालना बहुत आसान है। टोटल 7 वैल्यूज़ हैं तो 3 वैल्यूज़ इस तरफ से हटा लें और 3 उस तरफ से हटा लें, तो जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा। तो देख लें दरमियान में हमारा 100 आ रहा है तो हमारा मीडियन 100 होगा। अगर इसकी जगह इवन वैल्यूज़ होती, 8 वैल्यूज़ होती, तो 3 और 3 उस तरफ हटाकर दरमियान वाली जो वैल्यू होती उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते और उनका जो मीन आ जाता वही हमारा मीडियन होता। उसके बाद मोड मीन्स मोस्ट, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सी वैल्यू आई है, ज़्यादा तादाद में कौन सी वैल्यू आई है। तो हमारे पास जो डेटा है 7 वैल्यूज़ का, इसमें 105 है जो 2 टाइम्स आया है, इसीलिए हमारा जो मोड होगा वो होगा 105। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 105 इज़ ग्रेटर देन 100 एंड 100 इज़ ग्रेटर देन 95। 105 हमारा मोड है, 100 हमारा मीडियन है और 95 हमारा मीन है। तो देख लें हमने जो प्रूफ करना था कि मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन, तो ये हमारा प्रूफ हो गया अनग्रुप डेटा। क्वेश्चन 17, फाइंड AM अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो ये जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है। इसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 30 और साथ साथ उनकी हर एक की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हमने AM मालूम करना है जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसका फार्मूला है टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू x। तो f तो फ्रीक्वेंसी हो गई, x कहते हैं मिड पॉइंट को, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें और मिड पॉइंट मालूम कर लें तो हम अरिथमेटिक मीन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इस डेटा को अरेंज करते हैं। क्लास इंटरवल 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है 1 और मिड पॉइंट 10 से 20 का जब मिड पॉइंट लें तो 15 आता है, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 15। तो यहाँ पर f इंटू एक्स हमने निकालना है फार्मूले में पुट करने के लिए। तो हम फ्रीक्वेंसी का 1 और मिड पॉइंट के 15 को मल्टीप्लाई करें तो 15 1 ज़ा 15 आता है। फिर उसके बाद 20 to 30 में 2 फ्रीक्वेंसी है और 20 और 30 का मिड है 25, तो 25 2 ज़ा 50। फिर 3 फ्रीक्वेंसी 35 इंटू 3 105, 5 फ्रीक्वेंसी का उसका मिड पॉइंट 45 इंटू 5 225, 50 to 60 का मिड पॉइंट 55 इंटू 7 385, 60 और 70 का मिड पॉइंट 65 इंटू 12 इक्वल टू 780, 70 और 80 का मिड पॉइंट 75 इंटू 16 इक्वल टू 1200, 80 to 90 का मिड पॉइंट 85 इंटू 10 850 और 90 to 100 का मिड पॉइंट 95 इंटू 4 380। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी जब हम इनकी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 60 और f इंटू एक्स का जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3990। तो इसको फार्मूले में पुट करते हैं अरिथमेटिक मीन इक्वल टू टोटल एफ एक्स इंटू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी।
तो टोटल एफ इंटू एक्स हमारा है 3990 डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी है 60। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 66.5, जिसको हम राउंड फिगर में लें तो 67 अप्रॉक्स आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम मालूम करेंगे मीडियन। मीडियन का फार्मूला है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो एल जो होता है वो हमारी स्मॉल बाउंड्री होती है और एच जो है हमारा जो है वो बड़ी बाउंड्री में से स्मॉल को माइनस करके जो इंटरवल निकलता है वो होता है एफ फ्रीक्वेंसी होती है, एन टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी हमारी होती है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें मालूम हुआ कि हमें एक तो क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी होंगी और दूसरा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे ही क्लास इंटरवल लिखेंगे 10 इंटू 20। क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकालेंगे, 10 में से 0.5 माइनस करेंगे 9.5 हो जाएगा और 20 में से फिर 9.5 माइनस करेंगे तो 19.5। ये बाउंड्रीज निकालने का तरीका है। तो ये 10 और 20 की बाउंड्री हो जाएगी 9.5 माइनस 19.5। फ्रीक्वेंसी है इसकी 1, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। 20 और 30 की क्लास बाउंड्री है 19.5 और 29.5। फ्रीक्वेंसी है 2, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका यह है कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। उसके बाद 30 to 40 की बाउंड्रीज हैं 29.5 और 39.5। फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये प्रीवियस 3 से ये 3 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारी बाउंड्रीज हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी चौथे की फ्रीक्वेंसी है 5, तो 6 + 1 5 11 हो जाएगा। पाँचवें की है 7, 11 + 7 18 हो जाएगा। छठे की है 12, तो 18 + 12 30 हो जाएगा। सातवें की है 16, तो 30 + 16 46 हो जाएगा। उसके बाद है 10, 46 + 10 56 और लास्ट फ्रीक्वेंसी है 4, 56 + 4 = 60। तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी भी 60 आएगी और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 60 आएगी। तो हमें मालूम होगा कि हमारा जो जवाब आ रहा है वो ठीक आ रहा है। तो n/2 मीन्स जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 60/2 = 30। तो अब हमारे मीडियन के फार्मूलाज की वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पुट करते हैं मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो एल हो जाएगी हमारी 29.5 और एच हो जाएगी 39.5 माइनस 29.5 = 10। एफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 और सी हो जाएगी 3 जो उससे प्रीवियस बाउंड्री की आ रही है। क्योंकि हमारा जो 30 से 40 वाले बाउंड्रीज में आया है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रही है 3 और जो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी वो एज ए हम सी लेंगे। तो हमारा मीडियन हो जाएगा 29.5 + 10/3 × 30 - 3। तो 30 - 3 27 हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 10 9 ज़ा 90। तो 29.5 में से 29.5 + 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 119.5। ये हमारा हो जाएगा मीडियन। उसके बाद ये जो 30 आया है, ये 30 हमने देखना है कि ये 30 की जो फ्रीक्वेंसी होगी हम वही लेंगे। ये मैंने जो इन सर्कल किया है ये इसको इसीलिए इन सर्कल किया है कि ये जो हमारी n/2 60/2 30 आई है तो 30 वाली फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यू हम लेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है √√ टोटल fx² डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या क्या मालूम करना होगा। f तो हमें ऑलरेडी मालूम है, x जो है मिड पॉइंट है, f इंटू एक्स, f और x को मल्टीप्लाई करने से आएगा। x² जो है मिड पॉइंट को हम स्क्वायर लेंगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद f इंटू x² जो है फ्रीक्वेंसी और x² को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो हमारा क्लास इंटरवल है 10 से लेकर 20 का, फ्रीक्वेंसी है 1, x है 15, f इंटू एक्स हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 और x² 15 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और f इंटू x² हो जाएगा 225 × 1 225।
इसी तरह 20 to 30 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 2, मिड पॉइंट इसका हो जाएगा 25, f इंटू एक्स 25 इंटू 2 50, और x जो है 25 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 625, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1250। इसी तरह ये ले आएंगे तो f हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी वैसे ही 60 आ जाएगी, f इंटू एक्स हमारा टोटल आ जाएगा 3990, और एफ एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,64,375। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी से हम डिनोट करते हैं, एस डी इक्वल टू अंडर द रूट 264,375 डिवाइडेड बाई 60 फ्रीक्वेंसी है, माइनस 3990 हमारा टोटल एफ एक्स है, डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी 60। इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15920,100 डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4406.25 माइनस 4422 माइनस 0.25। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा -16। तो इसको हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में हमने ग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर ली। क्वेश्चन 18, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC व्हेन AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। कि एक ट्राइंगल ABC बनाएं जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर हो, एक एंगल A जो है 45 डिग्री हो और B पर एंगल बनाएं 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन लाग लेंगे AB की। उसके बाद B पर हम हाफ सर्कल बनाएंगे और वहीं पर जहाँ पर हाफ सर्कल AB को क्रॉस कर रहा है वहाँ पर प्रोटेक्टर रख कर दोबारा आर्क लगाएंगे तो वो हमारा 60 का पॉइंट होगा। वहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे B से। उसके बाद A पर भी हम पहले हाफ सर्कल ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद 90 का एंगल ड्रा करके, क्योंकि 45 90 का हाफ है इसलिए हम A के साथ जो लाइन जा रही है 90 की, एक आर्क वहाँ से लगाएंगे और एक आर्क B से लगाएंगे, और जहाँ पर ये दोनों आर्कें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी वो हमारा 45 डिग्री का पॉइंट होगा, वो हम A से ड्रा कर देंगे। तो B से जो 60 डिग्री का पॉइंट ड्रा किया है और A से जो 45 डिग्री का पॉइंट ड्रा किया है, ये दोनों पॉइंट जहाँ पर आपस में मिलेंगे वो हमारा ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट होगा C। तो ये हमारी ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी, ट्राइंगल ABC। तो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह लिखेंगे। नंबर 1, ड्रा AB मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। नंबर 2, एट A draw an angle of 45 degree. Number 3, at B draw an angle of 60 degree. Point 4, let the two arms of angle A and B meet at C. Number 5, ABC is the required triangle. तो ये हमारी ट्रायंगल की स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 19, जो कि थ्योरम है जिसे आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम भी कहते हैं। प्रूव दैट इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल्स ऑपोजिट टू दीज साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर हों, तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। तो इसे आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर रफ वर्क में देखें कि ये हमारे पास ऐसे ही सिंपल ट्रायंगल थी, लेकिन उसके बाद हमने इस ABC ट्रायंगल में जो AD है परपेंडिकुलर ड्रा किया कंस्ट्रक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन इन ट्रायंगल ABC साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। ये गिवन है हमारा थ्योरम में। प्रूफ क्या करना है कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A कटिंग BC एट द पॉइंट D। यानी कि हमारी एक सिंपल ट्रायंगल थी
जिसको हमने ए से डी पर बाइसेक्टर ड्रा किया, जिससे ये एक ट्रायंगल ए बी सी दो ट्रायंगल में तकसीम हो गई। एक ट्रायंगल बन गई ए बी डी और दूसरी ट्रायंगल बन गई ए सी डी। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में स्टेटमेंट है और रीज़न है। स्टेटमेंट में पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ए सी डी। हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे कि इनकी क्या क्या चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। तो सबसे पहले देखें कि ए डी जो कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगलें आपस में शेयर कर रही हैं, तो हम लिखेंगे साइड ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, रीज़न कॉमन। तो उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 जो एक ही एंगल ए में से निकल रहे हैं, उसके सेंटर में से निकल रहे हैं, इसीलिए एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कंस्ट्रक्शन। उसका रीज़न क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमने इसे ड्रा किया है। ये दो साइडें भी एक एंगल और एक साइड बराबर हो गई। उसके बाद तीसरी साइड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। तो हमारी दो साइडें और एक एंगल बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। तो हमने जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। हैंस एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बिकॉज रीज़न में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उनके एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 19 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए और आपको इससे फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स फोबिया 99। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।